फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैटी एसिड सिंथेसिस पार्ट 1। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा फैटी एसिड सिंथेसिस। असल में जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आपने समझना अच्छे से। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल स्कीम ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस, साइट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये होता कहाँ पे? अगर इसकी सब सेलुलर साइट की बात करें तो ये होता है साइटोसोल में। उसके बाद किन किन टिश्यू में फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है? ये होती है लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, मेमोरी ग्लैंड्स में, उसके अलावा ब्रेन में भी हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड है इट प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड। मैंने SSF लिखा है, इसका मतलब होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। जबकि ब्रेन जो है ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड 22 कार्बन वाले फैटी एसिड भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम रिक्वायरमेंट पे। अब रिक्वायरमेंट समझाने से पहले आप जल्द एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। आप फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखें कि फैटी एसिड को जब भी हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, और एक चेन ऑफ द कार्बन चेन होती है। ये कार्बन चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक फैटी एसिड कहते हैं। इसका मतलब रिक्वायरमेंट से मुराद हम यहाँ पे ये लेंगे कि जब भी हमने एक फैटी एसिड बनाना है तो उसके बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि एक पार्ट, इसके 2 पार्ट मैंने बना दिए। एक कार्बन चेन लेंथ है और दूसरा पार्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। जब हमारे पास कार्बन की एक लेंथ बन गई, कार्बन की चेन बन गई है और उसके अंदर हमने एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया तो हमारा फैटी एसिड से तैयार हो जाएगा, एक फैटी एसिड तैयार हो जाएगा। अब फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए फिर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। पार्ट ए अगर देखें, कार्बन चेन लेंथ, इसमें क्या चाहिए? कार्बन होने चाहिए हमारे पास सबसे पहले। अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि कार्बन डोनर हो। तो कार्बन डोनर हमारे पास क्या होता है? एसिटाइल कोई। एसिटाइल कोई क्या बनाएगा? कार्बन को प्रोवाइड करेगा, जो कि कार्बन चेन लेंथ है, जो कि एक पार्ट है फैटी एसिड का, वो प्रोवाइड करेगी उसके लिए। लेकिन ये एसिटाइल कोई आता कहाँ से? ये आता है पायरुवेट से। इसके सोर्सेज देख लें। पायरुवेट होती है कार्बोहाइड्रेट जब हम इनटेक करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म की जो प्रोडक्ट होती है पायरुवेट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटाइल कोई। नंबर 2, हमने प्रोटीन डाइट में ली है तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, उससे भी एसिटाइल कोई बन सकता है। कुछ ये होता है कि बॉडी में ऑलरेडी फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसे टर्नओवर कहते हैं, कि फैटी एसिड डिग्रेड हुआ है, उससे भी एसिटाइल कोई बनता है, उससे दोबारा फैटी एसिड सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो पहली बात थी कि कार्बन होने चाहिए हमारे पास जो कि चेन लेंथ बन सके, तो कार्बन डोनर होने चाहिए हमारे पास, तो एसिटाइल कोई भी हो सकता है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, मेलोनाइल कोई भी हो सकता है, मेलोनाइल कोई। अब ये मेलोनाइल कोई कहाँ से आता है? इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि फैटी एसिड सिंथेसिस होती कैसे। इसके बाद पार्ट 2 है कि अब हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है कार्बन चेन लेंथ के लिए। तो हमने कार्बन अपने ढूंढ लिए, कार्बन डोनर, एसिटाइल को और मेलोनाइल को। दूसरा काम क्या करना है कि इस फैटी एसिड की चेन के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है, इसको इंसर्ट करवाना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होता है NADPH। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि एसिटाइल को, मेलोनाइल को, ये पार्ट 1 यानी कि कार्बन चेन लेंथ के लिए रिक्वायर होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस लेंथ में हमें NADPH चाहिए होता है। NADPH का सोर्सेज क्या हो सकते हैं? HMP शंट, ग्लाइकोलाइसिस से भी आ सकता है। उसके अलावा हमने पायरुवेट को जब मैलेट में बदलते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसके दौरान NADPH प्रोड्यूस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने यहाँ पे याद रखना है नोट की शक्ल में कि NADPH जो होता है ना, इट कीप द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटेग्रिटी। अब देखें कि मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें चाहिए फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के लिए। अब इसमें कार्बन डोनर हमने एसिटाइल को ऐसे लिया। अब एसिटाइल को ऐसे लेने के बाद इन कार्बन को आपस में जोड़ना है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। जब भी कोई कंडेंसेशन होती है ना, तो कंडेंसेशन की जो इमीडिएट प्रोडक्ट आती है उसको कहते हैं कीटो ग्रुप। लेकिन हमें जो फैटी एसिड के लिए चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए, तो कीटो ग्रुप को हमने बदलना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ताकि हमारे फैटी एसिड की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप था वही रहे। यहाँ पे देखें, जैसे अब हमने 2 कार्बन है, जब भी उनकी होती है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन के बाद बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है इमीडिएट, उसमें कभी भी COOH ग्रुप नहीं आएगा, बल्कि इस तरह होगा, चेन के अंदर कार्बन जो है उन 2 के पास COO ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। जबकि गाइस हमें पता है कि जो फैटी एसिड है इसके अंदर सिर्फ जो टर्मिनल कार्बन है सिर्फ उसके ऊपर हमें CO ग्रुप चाहिए, जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर CO ग्रुप नहीं चाहिए। तो हमने CO ग्रुप की, COOH की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये कीटो ग्रुप है, हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? हमने इसको ख़त्म करने के लिए रिडक्शन करनी है, और उसके अलावा क्या करनी है?
डिहाइड्रेशन करनी है और इस रिडक्शन के लिए हमारा NADPH यूज़ होगा, जो मैंने बताया था कि NADPH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। रिडक्शन और डिहाइड्रेशन कैसे होती है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद हमें चाहिए ATP। अब देखें, कार्बन तो हमने डोनर से ले लिया, एसिटाइल को से कार्बन ले लिया। अब चेन लेंथ कैसे बनेगी? जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता रहेगा, कार्बन की एक चेन लंबी तैयार हो जाएगी। अब कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। डेफिनेटली इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये एनर्जी आती है ATP से। लेकिन ATP का सोर्स क्या है? ATP कहाँ से आती है? कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप की कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन से आती है। अब ATP के यहाँ पे दो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने। पहला, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ताकि कार्बन चेन लेंथ में इंटर हो जाए और चेन लंबी चेन जो है, लॉन्ग चेन जो है, इसकी सिंथेसिस हो सके। दूसरा ये क्या काम करता है, आपने यहाँ पे देखना है कि असल में हमारे पास होता क्या है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सिंथेसिस है साइटोसोल साइट। अब लेकिन इसके लिए जो हमारे पास मैंने आपको अभी बताया कि जो डोनर है कार्बन कार्बन चेन लेंथ के लिए वो एसिटाइल को है। एसिटाइल को बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के तक इसको पहुंचाना ज़रूरी होता है। जब ये साइटोसोल में पहुंचेगा फिर ही फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये है साइटोसोल। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आउटर कंपार्टमेंट है या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और ये है इनर मेम्ब्रेन की। अगर अंदर चले जाए तो ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से अगर बाहर लेके आना साइटोसोल तक, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉस करना पड़ेगा इनर मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे साइटोसोल में। अब आउटर मेम्ब्रेन को तो कोई मसला नहीं, ये एसिटाइल को गुजरने देगी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, ये एसिटाइल को एक ग्रुप जो है, इसमें ये को एक ग्रुप होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इनर मेम्ब्रेन इसको गुजरने नहीं देती। तो हमने क्या है, टेक्निक लगानी है, किसी तरीके से एसिटाइल को एक इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना है, बाकी आउटर मेम्ब्रेन से ये खुद ब खुद गुजर जाएगा। तो क्या करेंगे हम लेंगे ऑक्सालो एसीटेट जो हमारे पास और पाथवे से आया है, उसको एसिटाइल को के साथ मिला देंगे, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी सिट्रेट। अब सिट्रेट में अगर आप देखें तो ये एसिटाइल को छुपा हुआ है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। इनर मेम्ब्रेन से हमने यूँ किया है कि हमने एसिटाइल को एक बेस बदला के इसको इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाया। लेकिन इसके लिए हमें सिट्रेट बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, सिट्रेट सिंथेज जिसको कहते हैं। सिट्रेट सिंथेज ने क्या किया है, ऑक्सालो एसीटेट को एसिटाइल को के साथ मिलाया और सिट्रेट बनाया। अब यहाँ पे आप देखें, सबस्ट्रेट में हमारे पास कोए था, लेकिन प्रोडक्ट सिट्रेट में कोए नहीं है, तो इसका मतलब कोए यहाँ से रिलीज हो गया और वाटर ऐड हो गया, तो सिट्रेट बन गया। अब सिट्रेट यहाँ से गुजर के साइटोसोल में आएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सिट्रेट बन गया, अब सिट्रेट के पास तो एक और पाथवे भी है कि सिट्रेट बनने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल या क्रेब साइकिल में भी इंटर हो सकता है, तो ये इसमें इंटर क्यों नहीं हुआ? अब इस चीज़ की क्या कौन गारंटी देगा कि जो सिट्रेट हमारे पास बना है ये सिर्फ फैटी एसिड सिंथेसिस में ही जाएगा, ये TCA साइकिल में नहीं जाएगा? तो अब यहाँ पे जो ATP मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड होती है, ये ATP क्या करती है, जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम क्या करता है, सिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदलता ताकि वो TCA साइकिल में इंटर हो सके। ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज सिट्रेट को कन्वर्ट ही नहीं कर सकेगा, तो सिट्रेट जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा है वो TCA साइकिल में नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब सिट्रेट का अकोमुलेशन होती जाएगी, सिट्रेट का लेवल बढ़ेगा, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे कंसंट्रेशन सिट्रेट की कम है, इधर ज़्यादा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सिट्रेट आसानी से मूव कर देगा। तो ATP ने पहला काम क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द कार्बन इन द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन चेन। दूसरी बात इसने क्या किया, एक तो सिट्रेट को प्रिवेंट किया कि वो कार्बोक्सिल TCA साइकिल में न जाए, दूसरा सिट्रेट का लेवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बढ़ाया ताकि वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन साइटोसोल के अंदर आ जाए। अब साइटोसोल में आ गया तो ये ATP के यूजेस थे। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, जो कि पहले मैंने बता दिया, ATP सिट्रेट सिंथेज चाहिए जिसने सिट्रेट बनाना है ताकि वो साइटोसोल में आए। अब साइटोसोल में हमें तो एसिटाइल को ही चाहिए फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, और सिट्रेट नहीं चाहिए, तो सिट्रेट की ब्रेकडाउन हो जाएगी। इस पर एक्ट करता है ATP सिट्रेट लाइगेज। अब यहाँ पे देखें, एनर्जी चाहिए, ATP ADP में चेंज हो जाएगी, ये जो सिट्रेट है ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल को में चेंज हो जाएगा, तो ये एसिटाइल को आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस एक जो है कार्बन डोनर एसिटाइल को के अलावा मेलोनाइल को भी होता है। तो मेलोनाइल को कैसे बनता है, साइटोसोल में एसिटाइल को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को मेलोनाइल को में। अब ये जो है हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, जबकि मेलोनाइल को 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब इसने एक कार्बन ऐड कर दिया, तो इसको कहते हैं एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज। इसने एक कार्बन को ऐड करवाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, एसिटाइल को मेलोनाइल को में चेंज हो गया, और इसमें एक ATP जो है उसकी ब्रेकडाउन हुई है ADP में, तो ये मेलोनाइल को बन गया। इसके अलावा
आगे स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, उसके लिए चाहिए होता है फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, डिफरेंट बुक्स के अंदर इसका डिफरेंट वे के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आपने अच्छे से समझ लेना है। ये जो है एक होमोडाइमर है। अब मैंने यहाँ पे 2 डाइमर बनाए हैं, ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब आप यहाँ पे देखें दोनों एक जैसे हैं तो डाइमर है। दूसरी बात, अगर मैं ये 2 डाइमर है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक डाइमर है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इतना पार्ट जो है मेरे पास ये एक मोनोमर है, नीचे वाला जो है ये एक दूसरा मोनोमर है। अब एक मोनोमर को स्ट्रक्चर को देखें फैटी एसिड सिंथेज का, तो इसके 7 पार्ट्स होते हैं, 7 डोमेन होती हैं एक मोनोमर के अंदर। 6 डोमेन ये और एक स्पेशल डोमेन होती है जिसके ऊपर एसएच थायोल ग्रुप लगा होता है। ये एसएच ग्रुप मैंने लगाया हुआ है। ये क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमें कंडेंसेशन करवानी होती है। कंडेंसेशन के लिए एसिटाइल कोए का आना जरूरी होता है, तो असाइल को एक्सेप्ट करता है। अब एसिटाइल कोए के लिए जो है ये असाइल ग्रुप है, मैं इसको अलग यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट करेगा और इसकी कंडेंसेशन कराएगा मेलोनाइल कोए के साथ और चेन लेंथ को बढ़ाता रहेगा। यहाँ पे 2 कार्बन थे तो ये 4 कार्बन कर देगा। तो इस प्रोसेस के लिए इसको ये एक्सेप्ट करता है असाइल ग्रुप को, तो इसलिए इसको असाइल कैरियर डोमेन या असाइल कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये डेरिवेटिव होता है। ये होती क्या चीज़ है असल में, ये आता है विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड जो होता है उससे बना होता है ये डोमेन। बाकी ये 6 डोमेन्स होती हैं। तो इस तरह ये एक डाइमर है जिसके दोनों मोनोमर आइडेंटिकल होते हैं। और एक मोनोमर का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 7 डोमेन होती हैं, एक ACP और 6 अदर डोमेन्स। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, डिहाइड्रेटेज चाहिए होते हैं और रिडक्टेजेस चाहिए होते हैं। तो ये थी हमें रिक्वायरमेंट। अब मैं इसको बताऊंगा आपको जनरल स्कीम ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। ये थी सारी रिक्वायरमेंट। तो लेट्स हैव अ रिव्यू कि फैटी एसिड सिंथेसिस हुई साइटोसोल में और किस किस टिश्यू में, लिवर, एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड में हुई। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने बताया कि फैटी एसिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लॉन्ग चेन कार्बन चेन होती है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कैसे लेके आते हैं, कंडेंसेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाने के लिए हमें रिडक्शन और डिहाइड्रेशन यूज़ करते हैं और इसके लिए NADPH चाहिए होते हैं। एसिटाइल कोए के लिए हमें कार्बन चेन लेंथ बनाने के लिए एसिटाइल कोए चाहिए होता है। एसिटाइल कोए जो होता है पायरोवेट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म फैटी एसिड डिग्रेडेशन से आता है। NADPH ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होता है और ये आता है HMP सेंट ग्लाइकोलाइसिस और पायरोवेट ऑक्सीडेशन से आता है। और उसके अलावा मैंने बताया ATP चाहिए होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और सिट्रेट का लेवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बढ़ाने के लिए ताकि ये साइटोसोल में आ सके। उसके अलावा डिफरेंट एंजाइम ATP सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट लाइगेज चाहिए होता है, फैटी एसिड सिंथेज, डिहाइड्रेटेज और रिडक्टेज। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।